आज का हमारा विषय है अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार। पिछले कई दिनों से हम अरस्तू का अध्ययन कर रहे हैं और ये हमने जाना है कि अरस्तू किस तरीके से राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो पिछला जो हमारा अध्याय रहा है उसके अंतर्गत हमने देखा कि अरस्तू ने कानून, नागरिकता, संविधान इन सब का बहुत ही विशद विवेचन किया है। लेकिन आज हम उनके चिंतन के उस पक्ष को देखेंगे जो उनका सबसे यथार्थवादी पक्ष है। और यथार्थवादी पक्ष होने के कारण यहाँ उनके इस चिंतन में हमें राजनीति शास्त्र को उन्होंने नीति शास्त्र से किस तरीके से अलग किया, ये बात बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़ेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं अरस्तू ने क्रांति का क्या अर्थ लिया। अरस्तू के अनुसार संविधान में होने वाला परिवर्तन ये क्रांति है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो वैसी जिस तरीके से हम क्रांति का मतलब जानते हैं कि अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति या इस तरीके का जो पूरा सत्ता में परिवर्तन होता है, वो सब अरस्तू ने उसका मतलब नहीं लिया। उन्होंने कहा कि संविधान में होने वाला और ये जो परिवर्तन है ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी संविधान में होने वाला छोटे से छोटा परिवर्तन भी अरस्तू के लिए क्रांति है। और पूर्ण संविधान यदि बदलता है तो वो तो जो पूर्ण क्रांति है उसके अंतर्गत आता ही है। यहाँ उन्होंने क्रांति के आंशिक और पूर्ण क्रांति ये दो रूप किए हैं। और आंशिक क्रांति वो है जिसमें संविधान में यदि किसी छोटे से अंश में परिवर्तन होता है तो वो आंशिक क्रांति, और यदि पूरे संविधान में परिवर्तन होता है तो वो पूर्ण क्रांति। ये परिवर्तन शांतिपूर्ण भी हो सकता है और रक्त रंजित भी हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अरस्तू ने वर्तमान में जो हमारा क्रांति का अर्थ प्रचलित है वो अर्थ बिल्कुल नहीं लिया है। और यहाँ पे आज हम देखें कि संविधान में जिसे आज हम संविधान संशोधन कहते हैं, क्योंकि यदि संविधान में हम कोई छोटा परिवर्तन करते हैं तो उसे हम आज की भाषा में संविधान संशोधन कहते हैं, लेकिन अरस्तू उसे क्रांति कहते हैं। तो ये एक अलग सी व्याख्या अरस्तू ने क्रांति की है। शायद इसके पीछे कारण ये रहा हो क्योंकि संविधान में यदि छोटा परिवर्तन भी होता है तो वो पूरी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और इन सब चीज़ों को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। तो इसी कारण अरस्तू ने छोटे परिवर्तन को भी क्रांति के अंतर्गत लिया। और यदि पूरा संविधान बदलता है तो वो तो अरस्तू के अनुसार क्रांति है ही। अब यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा देखते हैं और उसके अंतर्गत देखते हैं कि क्रांतियाँ होती क्यों हैं, क्रांतियों के कारण क्या हैं। अब यहाँ पे अरस्तू ने इनको कई भागों में विभाजित किया है और सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। अब यहाँ अरस्तू का जो एक सामान्य कारण है क्रांति के होने का, वो कारण ये है समानता, मतलब समानता की अभिलाषा। जब हमें ये लग रहा हो कि हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है, किसी भी दृष्टि से लगता है, तो वो वर्ग क्रांति कर सकता है। अब यहाँ जब सामान्य कारण में लें तो अरस्तू ने, क्योंकि समानता में भी कई प्रकार की दृष्टिकोण है। एक तो ये माना जाए कि सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि वो प्रकृति में एक मानव ने प्रकृति ने सबको समान चीज़ें दी हैं, तो मनुष्य सभी समान हैं। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि जो ज़्यादा योग्य है वो अपना विशेष महत्व रखते हैं। तो उस दृष्टि से वो जो ज़्यादा योग्य व्यक्ति हैं वो अपना जो है वो अपनी कुछ चीज़ें अपने लिए चाहते हैं। तो ये एक द्वंद्व का विषय बना रहता है सदैव ही कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए या जो विशेष योग्यता जिन्होंने हासिल कर ली है उनके साथ विशेष व्यवहार
किया जाए। तो ये एक द्वंद्व का विषय रहता है, तो पूर्ण समानता नहीं आ सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें तो एक क्लास होती है, क्लास में यदि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाए तो जो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि हमारे प्रति कुछ विशेष व्यवहार हो। इसी तरीके से यदि दूसरा प्रकार का दृष्टिकोण यदि अपनाया जाए, यानी उन बच्चों से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ यदि विशेष व्यवहार किया जाए तो ये बात जो पूरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पसंद नहीं आएगी। तो ये एक क्रांति का कारण हो सकता है, होता है आमतौर पर। अब जब हम आगे थोड़े से विशिष्ट कारणों की बात करते हैं तो विशिष्ट कारणों के अंदर बहुत से ऐसे हमारे मनोभाव हैं जो क्रांति का कारण बन सकते हैं, जैसे घृणा है, जैसे भय है, आपस में ईर्ष्या का भाव है, और फिर दूसरा शासक और शासितों के प्रति के मध्य जो है संपर्क यदि अच्छा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण अरस्तु ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण बताया है, मध्यम वर्ग का अभाव। मध्यम वर्ग जो है वो सभी में बैलेंस स्थापित करता है। यदि किसी सोसाइटी में मध्यम वर्ग का अभाव हो जाए तो वहाँ क्रांति की संभावना बहुत अधिक रहती है। फिर बहुत ज़्यादा मतलब शासक यदि छोटा परिवर्तन होते हैं उनकी उपेक्षा कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, तो वहाँ भी क्रांति हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि सोवियत संघ में जो क्रांति हुई, मतलब जो जिसको कहा जाता है कि गोर्बाचोव के द्वारा जो छोटे परिवर्तन थे उनकी उपेक्षा की गई और उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, तो वो अल्प परिवर्तनों की यदि उपेक्षा की जाए तो वहाँ क्रांति हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं वो एक बार बाद में बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो आगे अरस्तु ने विशिष्ट जो विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां हैं उनमें क्रांति के विशिष्ट कारण बताए हैं। आमतौर पर राजतंत्र में क्रांतियां इसलिए होती हैं क्योंकि राज परिवारों में आपसी कलह होते हैं, और लोकतंत्र में क्रांतियां इसलिए होती हैं क्योंकि जनता का यदि ध्यान नहीं रखा जाता है और जनता यदि बहुत अधिक जागरूक है और शासन उनका ध्यान नहीं रख रहा है तो भी क्रांतियां हो जाती हैं। तो अलग अलग शासन प्रणालियों में क्रांति के अलग अलग विशिष्ट कारण अरस्तु ने बहुत ही विस्तार से बताए हैं। और इसके बाद अरस्तु ने इनके बाद चर्चा की है क्रांति को रोकने के उपायों की। अब क्रांति को रोकने के उपाय अरस्तु क्रम से अपनी बात कह रहे हैं। अब पहले अर्थ बताया, फिर कारण बता रहे हैं, और अब रोकने के उपाय बता रहे हैं। तो रोकने के बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही यथार्थवादी तरीके अरस्तु ने बताए हैं। स्क्रीन पर कुछ आपको दिख रहे हैं, इनमें से हम कुछ खास को लेते हैं। जैसे एक तो ये कि जो संविधान है उसके प्रति एक आस्था पैदा की जानी चाहिए जो जनता है उसके अंदर, जिससे वो उसके प्रति वफ़ादार रहे और वो विरोध ना करे। फिर एक बहुत ही अच्छे से कारण उन्होंने दिए हैं, कानून का शासन होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, मध्यम वर्ग होना चाहिए, अच्छी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, और सभी को राजकीय पदों का समान वितरण मिलना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। लेकिन क्रांतियों को रोकने के कुछ उन्होंने कूटनीतिक उपाय भी बताए हैं। जैसे उन्होंने एक बहुत ही कूटनीतिक उपाय बताया है कि यदि किसी शासक को लग रहा है कि यहाँ क्रांति हो सकती है तो उस शासक को क्या करना चाहिए, उस शासक को अपनी जनता में ये भय पैदा कर देना चाहिए कि विदेशी आक्रमण किसी भी समय हो सकता है। अब जब ये भय जनता के बीच में पैदा किया जाएगा तो जो जनता है उसका समस्त ध्यान, सारा ध्यान विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करने में लग जाएगा, और जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं जिनके कारण कि जो जनता विरोध करने वाली थी वो वहाँ से उसकी दृष्टि हट जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने यहाँ पे राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से बिल्कुल अलग कर दिया है, और
ये बात उन्होंने पॉलिटिक्स में कही है। यहाँ आगे चलकर मैकियावेली इस बात को बहुत अधिक विस्तार से लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अलग तरीके का चिंतन अरस्तु ने राजनीति विज्ञान में शुरू किया और ये एक यथार्थवादी सोच हमारे सामने आई है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की जो विशेषताएं हैं उनसे तो आप परिचित हो ही चुके हैं कि वो संविधान में होने वाले परिवर्तनों को क्रांति कह रहे हैं और मतलब उसका एक विशिष्ट प्रकार का उन्होंने अर्थ लिया है। लेकिन यहाँ जब हम उनके इन विचारों का मूल्यांकन करते हैं तो हमें एक बात बहुत ध्यान रखनी है, वो ये कि अरस्तु ने भले ही क्रांति पर इतनी सारी बातें कही हैं, इतना विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन मूल रूप से वो क्रांति के समर्थक नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि शासन व्यवस्थाओं में क्रांति हो। इसी कारण उन्होंने क्रांति को रोकने के उपायों का इतने विस्तार से विवेचन किया है। यहाँ पर अरस्तु पर आरोप लगता है कि अरस्तु एक रूढ़िवादी विचारक हैं और वो परिवर्तन के विरोधी हैं, वो परिवर्तन नहीं चाहते। तो ये एक बिंदु हो सकता है उनके विचारों में। और देखा जाए तो जिस तरीके से वो शासक को तरीके बताते हैं कि यदि आपके यहाँ क्रांति होने वाली है तो इन तरीकों का प्रयोग करके क्रांति को रोका जा सकता है, लेकिन उसमें देखिए कुछ सकारात्मक चीज़ें भी बहुत अच्छी बताई हैं कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, मध्यम वर्ग अच्छा होना चाहिए, न्याय का वातावरण होना चाहिए। यदि से ये सब चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिक ही क्रांति नहीं होगी। लेकिन जब वो कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जो कि मतलब उचित नहीं है और शासक को कहते हैं कि क्रांति यदि हो तो इस तरीके के तरीकों का प्रयोग करना चाहिए उसे रोकने के लिए, और वो शासक को हर तरीके से तैयार करते हैं कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन को किस तरीके से रोका जाए। तो जब ये सब बातें अरस्तु कहते हैं तो उन पर आलोचकों ने जो कहा है कि वो परिवर्तन के विरोधी हैं, रूढ़िवादी हैं, तो ये उन पर आरोप लगे हैं। लेकिन जहाँ तक अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचारों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को एक नए तरीके से, खैर हम नए तरीके से तो क्या कहें, उस समय उस विषय का जन्म ही हो रहा है, तो एक दिशा दी। और यहाँ पे दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र ये दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और जो सुकरात और प्लेटो हमने पढ़े हैं और उसके अंदर हमने सुकरात प्लेटो के अंदर हमने देखा कि वो दर्शन शास्त्र से राजनीति शास्त्र बिल्कुल अटैच है। यहाँ पे आकर के राजनीति विज्ञान अपना एक अलग रूप लेना प्रारंभ करता है।